प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल कम दिन बचे हुए हैं और इस 10 से 15 दिन के अंदर अब हमारे वन शॉट स्टार्ट हो चुके हैं और वन शॉट की कड़ी में आज मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए इंग्लिश का एक बेहतरीन चैप्टर। मतलब मैं आपको कराने वाला हूं आपको द लास्ट लेसन का कंप्लीट वन शॉट, उसके बाद आपको लॉस्ट स्प्रिंग का वन शॉट, उसके बाद मैं आपको डीप वाटर का वन शॉट कराऊंगा। मतलब 3 शॉट होने वाला है। आज की क्लास के अंदर आपको 3 चैप्टर का एक बिल्कुल रामबाण साबित करने को मिलेगा। आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक एक क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे, 100% मिलेंगे। और आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आ सकते हैं। आपके लिए मैंने केवल वही चैप्टर में से छांट कर क्वेश्चन लिए हैं। तो द लास्ट लेसन आज हम देखेंगे, उसके बाद हम लॉस्ट स्प्रिंग देखेंगे, डीप वाटर देखेंगे और मजे से आपको इंग्लिश टू हिंदी भी सिखाएंगे। भाई ये आपने सुना होगा कि भाई सबको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लिख के आता है, इंग्लिश में लिख के आता है, आप उसको याद नहीं कर पाते हो। तो याद मैं कराऊंगा, किस तरीके से कराऊंगा वो मैं समझाऊंगा। एक एक आंसर होगा, उसकी हिंदी आपको समझाऊंगा, एक एक शब्द की हिंदी। तो क्या आप बिल्कुल रेडी हैं और कॉपी पे लेकर आप लोग बैठना, सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर लेना। देखिए आज कहूं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आप बिल्कुल सरसरी निगाहों से क्वेश्चन को देखना और इस तरीके से अपने निगाहों में इसको बसा लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आएंगे। और मैं आपको क्वेश्चन के साथ इंग्लिश और उसकी हिंदी भी बताऊंगा। भाई क्यों बताऊंगा? इससे आपको फायदा रहेगा क्वेश्चन को याद करने में। सबसे बड़ी समस्या आपके साथ आती थी कि भैया क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन याद नहीं होता। तो याद करने के लिए मैं इसको क्वेश्चन की हिंदी भी लिख के लाया हूं ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। जो फ्रेंड्स है, जो हम द लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें एक लड़का होता है फ्रेंड्स उस दिन स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, उसको ऐसी क्या चीजें उसको रोक रही थी स्कूल जाने से, उसका आंसर हमें यहां पर देना है। तो आंसर बहुत आराम से हम लोग बहुत पोलाइटली आंसर दे पाएंगे। क्या आंसर होगा उसको देख लेते हैं आंसर को एक बार हम लोग मजे से कि फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रांस नहीं जाना चाहता था स्कूल उस दिन। क्यों स्कूल नहीं जाना था? बिकॉज मतलब क्योंकि। जो फ्रेंड है वो उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। बिकॉज का मतलब क्योंकि। ही फियर्ड अ स्कॉल्डिंग एज ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन। ही फियर्ड मतलब उसको डर लग रहा था, आ स्कॉल्डिंग डांट पड़ेगी। ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, उसने अपने लेसन्स को तैयार नहीं किया। भाई उसने जो उसको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स पर, उसने पार्टिसिपल्स का पी तक नहीं पढ़ा हुआ था, उसको पार्टिसिपल्स का पी तक नहीं आता था, इसीलिए वो बहुत फियर कर रहा था, उसको बहुत डर लग रहा था। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है ऑन लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, जो पार्टिसिपल्स पर लेसन दिया गया था। ऑन विच हिज फ्रेंच टीचर, और किसके द्वारा दिया गया था? उसके फ्रेंच के अध्यापक के द्वारा दिया गया था, जिनका नाम होता है एम हेमिल। एम हेमिल कौन है? तो एम हेमिल वाज टू क्वेश्चन टू द क्लास दैट डे। तो एम हेमिल जो उसके फ्रेंच टीचर हैं वो पूरी क्लास से पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स का पी तक नहीं आता है भाई, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता। क्वेश्चन ये बोल रहा है। उसके बाद क्या है? बिसाइड द वॉर्म्स ब्राइट वेदर, और जो जहां पर ये रहता है वहां पर बेसिकली क्या होता है? ठंड पड़ती रहती है। लेकिन जब ठंड पड़ती है, कभी कभी मौसम जो होता है वो गर्म होता है, चमकीला होता है, तो वो उसको बहुत अट्रैक्ट करता है, ताकि वो उसको लगता है कि मैं यही खेलूं कूदूं, स्कूल ना जाऊं। बहुत मौसम जो था वो बहुत वार्म था, बहुत ब्राइट था, वेदर मौसम बहुत वार्म और ब्राइट था। उसके बाद द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जो चिड़ियां थी वो बहुत चहचहा रही थी। एंड द साइट of the marching of Prussian soldiers also tempted friends to stay away from the school। और जो प्रूसियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, जो प्रूसियन सोल्जर्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे। अब फ्रेंड उन सबको देखता है और लगता है कि काश मैं भी यही सब कुछ देखता रहूं, स्कूल ना मेरे को जाना पड़े। तो ये सब चीजें फ्रेंड्स को अट्रैक्ट कर रही थी, स्कूल जाने से रोक रही थी। इसकी हिंदी आप लोग देख लो, अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है इंग्लिश में तो इसकी हिंदी आप समझ लो। क्या इसकी हिंदी है? देखो हिंदी में क्या है कि फ्रेंच को
उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे डांट का डर था, क्योंकि उसने पार्टिसिपेंट्स तैयार नहीं किया था, क्योंकि उसने पार्टिसिपेंट्स का अपना पार्ट तैयार नहीं किया था, जिस पर वह अपने फ्रांसीसी शिक्षक, जो फ्रांस के शिक्षक है एमएमएल, फ्रांसीसी शिक्षक एमएमएल कक्षा में प्रश्न करने वाले थे। तो इसके अतिरिक्त गर्म और चमकीला दिन था, बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, उसको लगता था कितना सुंदर मौसम है, सुहावना मौसम है भाई, पक्षियों की चहचहाट है, और क्या है, और जो प्रोसियन सोल्जर्स हैं, जो प्रोसिया के सोल्जर्स हैं, वो अभ्यास कर रहे थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो फ्रेंच को ये सब देखकर स्कूल जाने का मन नहीं किया भाई। इन सब चीजों ने फ्रेंच को आकर्षित कर लिया भाई, इन सब चीजों ने फ्रेंच को आकर्षित कर लिया। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कवर अप किया कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको बिल्कुल मिक्सअप में क्वेश्चन कराऊंगा, मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल, आप अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है, इसको देख लो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि हाउ वाज अनयूजुअल अबाउट एमएमएल ड्रेस ऑन हिज लास्ट लेसन। हाउ वाज अनयूजुअल एमएमएल ड्रेस ऑन लास्ट लेसन। एमएमएल जो थे वो बेसिकली बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनते थे, लेकिन जो लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का, उस दिन एमएमएल ने बहुत वियर्ड कपड़े क्यों पहने हुए थे, उस दिन बहुत अनयूजुअल वो क्यों लग रहे थे, उन्होंने बिल्कुल असामान्य कपड़े क्यों पहने हुए थे, ये आपको आंसर देना है। तो आप कैसे आंसर दोगे? आंसर में आपको क्या लिखना है, एमएमएल ड्रेसेस, एमएमएल की जो ड्रेस थी ऑन हिज लास्ट लेसन, उनके जो लास्ट लेसन में उनकी जो ड्रेस थी, इन द स्कूल्स कंसिस्टेड ऑफ हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उन्होंने क्या पहन रखा था? उन्होंने उस दिन बहुत स्पेशल कपड़े पहन रखे थे, जो वो बहुत वेकेशंस में, वो बहुत स्पेशल डे पर पहनते थे, वो बहुत स्पेशल डे पर कपड़े पहनते थे, उन्होंने वो कपड़े कंसिस्ट कर रखे थे। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था, उसके बाद उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने लगा रखी थी ऊपर, एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और पूरे कपड़ों में कढ़ाई, उनके ऊपर कढ़ाई करी हुई थी पूरे कपड़ों में, एंड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डे। और ये सब वो कभी बेसिकली से नहीं पहनते, वो जब पहनते हैं जब कोई इंस्पेक्शन होता है या जब भी कोई प्राइज डे होता है, तभी वो ये सब चीजें कपड़े पहनते हैं, उनके फेवरेट कपड़े वो पहन के रखे थे उस दिन। तो ये बहुत अनयूजुअल लगा, फ्रेंड्स को देखकर ये अनयूजुअल लगा कि आज हमारे जो टीचर हैं उन्होंने ये अपने पसंदीदा कपड़े क्यों पहन रखे, तो ये बिल्कुल अनयूजुअल लगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनयूजुअल एमएमएल को क्या लगा उनकी ड्रेस में, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, और क्या था, सिल्क की कैप पहन रखी थी, जो कि पूरी ऑल एम्ब्रॉयडर्ड और पूरी कढ़ाई उसमें करी हुई थी। ये सब आपको याद रखना है। इसकी हिंदी देख लो, हिंदी में क्या है भाई कि स्कूल के अंतिम दिन में एमएमएल की ड्रेस में उनका खूबसूरत हरे रंग का जो कोट है, उसके झालर लगी कमीज है, और काले रंग की जो छोटी सी रेशमी टोपी शामिल थी, सभी पर कढ़ाई की हुई थी भाई, कढ़ाई पूरे में थी, पूरी एम्ब्रॉयडर्ड थी, और जिन्हें वह बिल्कुल निरीक्षण अथवा पुरस्कार के समय अतिरिक्त कभी नहीं पहनते थे भाई। वो हमेशा बड़े, जो कोई उनके लिए बहुत स्पेशल डे था, हमेशा वो स्पेशल डे पर इन चीजों को पहनते थे। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं चैप्टर 1 के जो हमेशा हर साल आते हैं, और इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप बिल्कुल रेडी रहना, इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करते रहना, और भी इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होंगे हम आने वाली क्लासेस के अंदर उनको भी रिवाइज करते रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं सेकंड नंबर चैप्टर, जो सेकंड नंबर चैप्टर हमारा लॉस्ट स्प्रिंग है। लॉस्ट स्प्रिंग में सबसे मेन कैरेक्टर हमारे पास आता है साहिबे आलम, जो कि कूड़ा कचरा बीनने वाला रैक पिकर बच्चा होता है। उस रैक पिकर बच्चे से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे दूं कि साहिबे आलम कौन है, मुकेश कौन है, नरेटर कौन है। इस चैप्टर के अंदर हम 3 मेन कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे साहिबे आलम के बारे में, मुकेश के बारे में, और तीसरा होगा एनीस जंग के बारे में। तो बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं और इस चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट देखते हैं, और सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास साहिबे आलम कौन है, तो ही इज अ रैग पिकर। वो क्या है, वो एक रैग पिकर है, वो कचड़ा बीनने वाला होता है। ही इज क्या है, ही हैज सिंपल ड्रीम्स, उसके बहुत सिंपल से ड्रीम्स हैं। ही बिलीव्स इन प्रोमिसेस मेड टू हिम, और वो हमेशा यह स्वयं से किए गए वादों पर विश्वास करता रहता है। तो वह सीमापुरी दिल्ली में कचड़ा बीनने वाला लड़का होता है, उसके बहुत साधारण से सपने होते हैं, वह स्वयं से किए गए वादों पर विश्वास भी करता है। दूसरा हमारे पास मुकेश है। मुकेश क्या करता है, मुकेश बैंगल मेकिंग का काम करता है। मुकेश फिरोजाबाद का होता है और ये बैंगल मेकिंग का काम करता है। मैंने इनके क्वेश्चंस को आपको बहुत बार डिस्कस भी किया है, आज फिर मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सभी का आपको मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा। और इस चैप्टर की नरेटर कौन है, वो है एनीस जंग। तो सभी के बारे में
बिल्कुल वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल रेडी रहना इस चीज के लिए। आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा पहला नंबर प्रश्न। हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या है कि क्लास 12 लॉस्ट स्प्रिंग वन शॉट देखने वाले हैं 2026 के हिसाब से। इसमें क्या है भैया, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है लॉस्ट स्प्रिंग का, कि व्हाट डज साहिब लुक फॉर इन द गार्बेज। जो साहिब आलम है, वो साहिब आलम का मतलब साहिब बोल दिया, साहिब जो है लुक का मतलब देखता है, इन द गार्बेज, गार्बेज का मतलब कूड़ादान या कचरादान होता है ना, कूड़ादान होता है, कूड़ेदान में सब लोग कूड़ा डालते हैं, तो उसी कूड़ेदान में साहिब क्या देखता है, लुक मतलब देखना, तो साहिब आलम उस कूड़ेदान में क्या देखता है, क्या ढूंढता रहता है उसके अंदर, बस हमें यह बताना है। तो आंसर में आपको क्या लिखना है कि इन दिस गार्बेज, इस कूड़ेदान में, इस कचड़ेदान में, इन दिस गार्बेज डम्प्स साहिब लुक्स आर यूजफुल आइटम्स, साहिब बहुत यूजफुल आइटम्स को, साहिब यूजफुल आइटम्स को ढूंढता है ताकि वो उनमें से यूजफुल आइटम को निकाल पाए और बाजार में जाकर उनको बेच पाए, ताकि वो अपना खाना ले पाए, सोर्स ऑफ सर्वाइवल कर पाए। उसके बाद क्या है विच, उसके बाद लिखा है विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, और जिसको वो बेचकर कैश ले पाए, बस सिंपल सा रीजन है ये। उसके बाद एज दीज आइटम्स, और ये जो आइटम्स होते हैं, ये जो वस्तुएं हैं, कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी, और ये सारी चीजें जो है वो बेची जाती हैं, ट्रेड की जाती हैं पैसे के लिए। दे आर जस्ट लाइक गोल्ड, और उनके लिए ये सब सोने के जैसा है, सोने का मतलब गोल्ड के जैसा है, तो दे आर जस्ट लाइक अ गोल्ड फॉर हिम, उसके लिए ये सब सोने के जैसा है। उसके बाद क्या है, साहिब एंड हिज फैमिली लिव इन सीमापुरी, साहिब और उसका पूरा परिवार जो है वो सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी कहां है, सीमापुरी दिल्ली का एक इलाका है, दिल्ली के पास एक इलाका है, झोपड़पट्टी स्लम एरिया है जो सीमापुरी, वो स्लम एरिया है, अ स्लम ऑफ पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, और ये एक स्लम एरिया है जो कि दिल्ली के पेरीफेरी पर, दिल्ली के पास, दिल्ली के सटीक है, मतलब दिल्ली की परिसीमा पर है। उसके बाद हिज फैमिली हैज माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, तो इसकी जो परिवार है ये मूल रूप से भारत का निवासी नहीं है, इसकी जो फैमिली है वो माइग्रेट हुई है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बहुत तूफान आते थे, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आते, जिससे इनके घर खेत सब तबाह हो गए थे, तो इन्होंने अच्छी लाइफ के लिए, मतलब इनको लगा कि मैं इंडिया में आऊंगा तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी लाइफ और बेकार हो गई, मतलब इनको कूड़ा कचरा बीनना पड़ता है। ये इनकी लाइफ में माइग्रेशन से भी इनकी लाइफ में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया है, जो आप देख लो, तो हिज फैमिली हैज माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। इतना आपने देख लिया। इसके आप हिंदी मीनिंग देख सकते हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको आंसर याद करने में दिक्कत होती है तो आप हिंदी मीनिंग देखो, हिंदी को पढ़ लो, आपका काम बनेगा नहीं, आपका काम चलेगा नहीं, आपका काम दौड़ेगा। तो इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश के साथ ही उसकी हिंदी पढ़ो, इससे आपको 2x बेनिफिट मिलेगा। मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कि व्हाट जॉब डिड साहिब टेक अप, साहिब ने कौन सी जॉब को टेकअप किया, साहिब ने कौन सी जॉब ली, एंड वाज ही हैप्पी, क्या वो खुश है उसके अंदर। जो साहिब आलम पहले क्या करता था, साहिब आलम पहले कूड़ा कचरा बीनता था, उसके बाद उसको थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद वो एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। ही वॉज वर्किंग इन अ टी स्टॉल, तो क्या वो वहां पर खुश है, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको आंसर में देना, बिल्कुल हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूं आपको। साहिब टुक अप द जॉब ऑफ प्लेटफॉर्म ऑड जॉब्स एट द टी स्टॉल, जो साहिब आलम ने जो जॉब ली वो कौन सी जॉब मिली उसको, टी स्टॉल मिली, टी स्टॉल पर, चाय की दुकान पर वो काम करने लगा। उसके बाद बट ही वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था, बट ही वॉज अनहैप्पी, वो खुश नहीं था। ही वॉज टायर्ड डाउन बाय द वर्क, और लेकिन वो उस काम में बंध चुका था क्योंकि वो दूसरों का काम था। साहिब आलम यह भी बोलता है कि जब वो कनस्तर उठाता है, कनस्तर उससे भारी है, उसको जो कूड़ा बीनने वाला जो उसका बैग था, उसको लगता था जो कूड़ा बीनने वाला बैग है उसके लिए हल्का था, लेकिन जो उसने कनस्तर ले रखा है वो ज्यादा भारी है, इट इज हैवियर मच। उसके बाद क्या है कि ही वॉज टायर्ड डाउन बाय द वर्क, उसके बाद ही हैज टू डू, जिसको वो करना ही उसको पड़ेगा, ये काम में बंधा हुआ है, वो इसमें उसकी स्लेवरी जैसी हो चुकी है, वो उसमें बंध चुका है। 10 इसलिए लूजिंग इज इंडिपेंडेंस, इसलिए उसने अपनी स्वतंत्रता है उसको खो दिया है। which he had earlier as रैक पिकिंग, जो वो पहले रैक पिकिंग के दौरान करता था, उसके पास स्वतंत्रता थी भाई, वो इंडिपेंडेंस था कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, जब मन उसका है, जब रैक पिकिंग करेगा, जब मन आएगा वो कहीं भी जाएगा। लेकिन जब वो टी स्टॉल पर काम करेगा तो उसको पूरा वहां पर उसकी एक बॉन्डेज होता है कि आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा, मतलब वो नियमबद्ध तरीका करना पड़ता है। अब इसने देख लिया, इसको अब ये
एक गुलामी की तरह लगने लगा, ये हैप्पी नहीं है इसके अंदर। अब आपने देख लिया, इसकी हिंदी मीनिंग भी आप साथ में पढ़ते रहना। हिंदी मीनिंग भी मोस्ट आईएमपी है कि साहेब ने चाय की दुकान पर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, परंतु वह प्रसन्न नहीं था, वो खुश नहीं था। क्योंकि वह उस काम से बन चुका था जिसे वो करना पड़ता था। इस प्रकार उसने अपनी स्वतंत्रता को भी खो दिया जिसे वो कूड़ा कचड़े बीनने के टाइम वो काम आती थी, ये बोला जा रहा है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट आईएमपी है एग्जामिनेशन के हिसाब से। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। मैं क्वेश्चन ये करा भी चुका हूं और जिन्होंने नहीं किया वो कर लो, जिन्होंने कर लिया है यू कैन रिवाइज अगेन, आप दोबारा रिवाइज कर लो। रिवीजन ही डिवीजन है। आपको मैं हमेशा बोलता हूं 100 किताबों से पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ो। आप एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, जो आपको नहीं आता आप रिवीजन का ही समय है। आप 50 किताबों को मत पढ़ो, 50 क्वेश्चन को मत पढ़ो, जो क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, जो आपके पास नोट्स है उन नोट्स को पढ़ो, जो आपके पास वन शॉट लेक्चर है उन सारे वन शॉट लेक्चर को रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बैंक करो, यही आपको फायदा पहुंचाएगी। मैं लिख के दे सकता हूं इस चीज को। उसके बाद आंसर में आपको क्या लिखना है, आपको आंसर में आपको क्या लिखना है, आंसर में कि बेंगल मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, स्पेशली बेंगल मेकिंग में जो फिरोजाबाद है वो फेमस किसके लिए है, बेंगल मेकिंग के लिए फिरोजाबाद फेमस है। उसके बाद ब्यूटीफुल बैंगल्स कैन बी सीन ऑल ओवर, और जो फिरोजाबाद में बहुत सुंदर सुंदर जो बैंगल्स होती है वो देखी जा सकती है, चारों तरफ देखी जा सकती हैं। एवरी सेकंड फैमिली, हर दूसरा परिवार इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। हर दूसरा परिवार जो बैंगल मेकिंग है, जो चूड़ी बनाने वाले काम में इस बिजनेस में बिजी रहता है, हर दूसरा परिवार। उसके बाद क्या लिखा है, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये पूरे भारत की सबसे कांच की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, पूरे भारत की कांच की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का ये केंद्र होता है। कौन, हमारा फिरोजाबाद। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें पता है कि वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन टू जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेस। देखो, जितना दूर से अच्छा दिखाई पड़ता है बैंगल मेकिंग का काम, उतना ही टफेस्ट होता है। जो इस चीज को करता है वही जानता है, क्योंकि इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो बैंगल मेकिंग करते हैं, उनको फर्नेस के सामने, सर्दियों में चलो इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में फर्नेस के सामने उनको करना पड़ता है, बैंगल मेकिंग बनानी पड़ती है। और कई केसेस में तो ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है, लोग अंधे तक हो जाते हैं, इस चीज से ब्लाइंड हो जाते हैं। किसके कारण, जो बैंगल मेकिंग करने के कारण। तो ये फैमिली ट्रेडिशन है वहां का, ये बहुत कठिन काम भी है, हमें मानना पड़ेगा इसके बारे में। तो वेयर फैमिली स्पेंट, जहां के परिवार जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी किसमें बिजी है, बैंगल मेकिंग में बिजी है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया। इसकी हिंदी भी आप जब पढ़ोगे तो और क्लैरिफाई हो जाएगा आपके लिए, और आसान बन जाएगा आपके लिए। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, आप अपना नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। 4th नंबर क्वेश्चन, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइब द आयरनी ऑफ साहिब आलम नेम। बिल्कुल सही बात है। जो साहिब आलम क्या था, साहिब आलम यहां पर रैग पिकिंग करता है, कूड़ा कचरा बीनने वाला एक बेसहारा लड़का है। लेकिन साहिब आलम का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकाले तो क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का स्वामी इसका मतलब होता है। आयरनी इसमें क्या है कि एक्चुअल में साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, किंग तरीके का होता है। लेकिन उसके बजाय जो साहिब आलम है वो क्या है, वो एक रैग पिकर, एक बैगर है। तो दोनों के बीच में बहुत अंतर है, दोनों के बीच में बहुत आयरनी है। उस आयरनी को हमें यहां पर डिस्क्राइब करना है, वो बीच में क्या आयरनी है उसको ही हमें यहां पर डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब आलम नेम्स। उसमें आंसर में क्या लिखना है कि साहिब इज पुअर रैग पिकर, जो साहिब आलम है वो एक गरीब कूड़ा बीनने वाला है। हु लिव्स इन सीमापुरी, जो कि सीमापुरी में रहता है। हिज फुल नेम इज साहिब आलम, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, व्हिच मींस दैट द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी इसका अर्थ होता है। लेकिन एक्चुअल में बेचारे के पास खाने तक के पैसे नहीं है, ही इज डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, तो इसमें इसका उल्टा बैठ रहा है। तो यही इसमें आयरनी होती है। उसके बाद क्या है, द आयरनी लाइज इन द मीनिंग इन हिज नेम इटसेल्फ, उनके नाम में ही उसमें आयरनी है। अकॉर्डिंग टू हिज नेम ही शुड बी किंग एंड एंजॉय ऑल द लग्जरियस लाइफ। इसके नाम के हिसाब से इसके पास किंग होना चाहिए, इसके पास बहुत लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए, बट एक्चुअल में नहीं है उसके पास, यही इसके नाम में आयरनी है। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज अ बियर फुट, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास जूते चप्पल पहनने तक को नहीं है। रैग पिकिंग करता है भाई, हु लैक्स ऑफ इवन द बेसिक नेसेसिटीज, और वो बिल्कुल जो बिल्कुल जरूरी सामान होते हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, यानी कि दवाई हो गई, दाल चावल आटा सब्जी रोटी होगी, ये बेसिक नेसेसिटीज को भी वो
फुलफिल नहीं कर पाता, जो हमारा साहिब आलम है। तो यही इसके नाम में आयरनी है, यही इसने नाम में व्यंग्यता है। बिल्कुल सिंपल में मैंने इसको डिस्क्राइब किया। आप इसकी हिंदी देख सकते हो, यहां पर नहीं दी गई, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वर्ड टू वर्ड आपको समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बहन, अगला प्रश्न क्या बोलता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाई डिड साहिब पेरेंट्स लीव बांग्लादेश। जो साहिब आलम के पेरेंट्स हैं उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ क्यों दिया भाई। जो साहिब आलम है ही इज माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। वो इंडिया में क्यों आया, क्योंकि इंडिया में उसको लगता था कि मैं अच्छे बिजनेसेस डालूंगा, हम अपनी लाइफ को थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे, लेकिन उसने बांग्लादेश को क्यों छोड़ा, यही हमें कारण बताना है इसके अंदर। तो रीजन में आपको क्या लिखना है कि वंस साहिब पेरेंट्स लिव्ड इन बांग्लादेश। जब साहिब के परिवार वाले जो थे वो बांग्लादेश में रहते थे। बांग्लादेश कहाँ है, एडमिस्ट, इसका घर कहाँ था, एडमिस्ट ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। इसका जो घर था वो जहां रहता था वो एडमिस्ट मतलब बीच में ग्रीन फील्ड्स में रहता था। उसके बाद क्या, देयर वाज मैनी स्टॉर्म्स, वहां पर बहुत सारे स्टॉर्म्स का मतलब तूफान आते थे, एंड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, और जो इसके घर को, जो इसके खेतों को बिल्कुल तबाह कर देते थे भाई, स्वेप्ट कर देते थे। उसके बाद दैट्स व्हाई दे माइग्रेटेड टू द दिल्ली, और इसलिए वो दिल्ली में आ गए, क्योंकि वहां उनको जब उनका खेती खत्म हो जाएगा, उनका घर ही टूट जाएंगे, तो वहां वो रह कैसे सकते हैं भाई। इसलिए दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू दिल्ली एंड सेटल डाउन इन सीमापुरी, और वो लोग सारे लोग सीमापुरी में सेटल हो गए। एंड लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, और ये सारे लोग किसके लिए, और ये सारे लोग व्यवसाय के लिए देखने लगे। सारे लोग लुकिंग फॉर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के लिए आसपास ये लोग देखने लगे, यही इसका पीछे का कारण है। अब इसकी हिंदी आप लोग समझ लो ताकि और आपको फायदा मिल सके, कि पहले साहिब आलम के माता पिता जो थे वो बांग्लादेश में रहते थे, बांग्लादेश के ग्रीन एडमिस्ट में वो स्थित थे, हरे भरे खेतों में थे। वहां तूफान आए, उनके घर और खेतों को नष्ट कर दिया गया, और वो लोग दिल्ली आ गए इसलिए। और कहा किस लिए, ऑक्यूपेशन, दे आर फाइंड द ऑक्यूपेशन। वो वहां पर क्यों आए, क्योंकि वो खोजना चाहते थे क्या, रोजगार। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर, जो कि होने वाला है डीप वाटर का कंप्लीट वन शॉट देखने वाले हैं। विलियम डगलस इसके राइटर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर कौन था हमारा, द लास्ट लेसन। हु इज द राइटर, अल्फोंसो डॉडेट। फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, उसके राइटर कौन है, अल्फोंसो डॉडेट है। सेकंड चैप्टर जो हमारा था वो था लॉस्ट स्प्रिंग, इसकी राइटर कौन है, एनी जंग। कौन है, एनी जंग। तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो है डीप वाटर, इसके राइटर कौन है हमारे पास, डीप वाटर राइटर है विलियम डगलस। क्या है, विलियम डगलस। और विलियम डगलस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी है ये उनकी क्या है, उनकी आत्म कहानी है। जब वो छोटे थे तो उनको पानी से बहुत डर लगता था, उन्होंने किस तरीके से अपने डर को दूर किया, उन्होंने किस तरीके से अपने डर पर जीत हासिल की, हाउ ही ओवरकम हिज फियर, उन्होंने अपने डर पर कैसे जीत हासिल की, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे दूं। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे मेन कैरेक्टर इसमें यही है हमारे विलियम डगलस जी। ही इज अ चाइल्ड गॉट अफ्रेड फ्रॉम अ वाटर ड्यू टू द फ्राइटेंड इंसिडेंट्स इन द चाइल्डहुड। इसका मतलब क्या, मैं आपको एक शब्द की हिंदी बता दूं। ही एज अ चाइल्ड, जब वो एक चाइल्ड थे, गॉट अफ्रेड ऑफ वाटर, वो पानी से बिल्कुल डर गए, ड्यू टू द टू फ्राइटनिंग इंसिडेंट्स। किसके दौरान, ड्यू का मतलब दौरान, टू फ्राइटनिंग इंसिडेंट्स का मतलब दो, फ्राइटन का मतलब डरावनी या फिर भयानक, इंसिडेंट्स का मतलब दो घटनाएं। जब वो बचपन में थे, उनके बचपन में दो डरावनी घटनाएं हुई जिनसे वो डर गए, किससे, पानी का उनके अंदर फियर पैदा हो गया। बट लेटर ऑन ओवरकम हिज फियर एंड स्वे डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। इन्होंने अपने जीवन काल में उस फियर पर, उस पानी के डर पर इन्होंने ओवरकम किया, जीत हासिल की। और कैसे की, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, और अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से। सिंपल वे में हम लोग देखने वाले हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हमारे विलियम डगलस के चैप्टर को। हमारे भाई बहन आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीप वाटर चैप्टर का। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट फैक्टर्स मेड द डगलस डिसाइड टू फेवर ऑफ YMCA पूल। देखो YMCA पूल में इन्होंने क्यों आए, क्योंकि इनको रिवर में जाने से, जो याकिमा रिवर थी, इनके घर के पास में ही रहती थी याकिमा रिवर, लेकिन याकिमा रिवर में ये क्यों नहीं गए डायरेक्ट, ये YMCA पूल में क्यों आए। और YMCA पूल का फुल फॉर्म क्या होता है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, याद रखना। अब इसमें बताना है आपको कि विलियम डगलस ने YMCA पूल क्यों चुना। आंसर सुनो इसका क्या होता है कि Douglas mother recommended that he should learn swimming at the YMCA pool because it was safe है, it was only 2 and 3 feet deep at the shallow ends and with the gradual drops of 9 feet at the other ends। इसका मतलब क्या है, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो एकदम से वो गहरा नहीं होता भाई, वो इस तरीके से गहरा होता है, इस तरीके से
गहरा होता है। एक तरफ वो होता है वो सॉलो होता है, एक तरफ वो डीप होता है। एकदम से गहरा नहीं होता भाई, क्योंकि छोटे बच्चे भी नहा लें। जहां वो सॉलो है वहां पर वो 2 से 3 फीट गहरा है, और जहां पर वो बहुत डीप है वहां पर वो 9 फीट गहरा है, 9 फीट गहरा है। ये आपको याद रखना, ये बहुत रिमेंबर करने वाला पॉइंट है। क्या लिखा है कि डगलस की जो मदर थी उन्होंने रिकमेंड किया कि वाईएमसीए पूल में आप जाओ, क्योंकि आप सीधे नदी में जाओगे, नदी तो भाई गहरी हो सकती है कहीं भी, तो आप वाईएमसीए पूल को चूज करो क्योंकि ये आपके लिए सेफ रहेगा। बीइंग 2 and 3 फीट गहरा है और सैलो एंड पर, और जो बहुत ग्रेजुअल एंड है उसमें वो 9 फीट गहरा है। भाई 9 फीट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ज्यादा ही है। एट द अदर एंड, उसके बाद क्या लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट द याकिमा रिवर वाज क्विट डीप, वो बहुत गहरी है। एंड सेवरल केसेस ऑफ ड्राउनिंग इनटू द हार्ट बीन रिपोर्टेड, और बहुत सारे केसेस भी आए हैं कि बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई है याकिमा रिवर में डूबकर। ड्राउंड का मतलब होता है डूबना, तो बहुत से लोग ड्राउंड हो चुके हैं याकिमा रिवर के अंदर। ये केसेस भी बहुत सारे आ चुके हैं। कहां पर? हमारे वाईएमसीए पूल में तो कोई ऐसा केस नहीं आया, लेकिन याकिमा रिवर से बहुत से लोगों की ड्राउंड के कारण बहुत से लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो ये आपको बताया जा रहा है। इसकी हिंदी आप देख सकते हो, प्योरिटी आपको मिल रही है देखने को। आप देख सकते हो कि डगलस की मां ने सलाह दी कि उन्हें वाईएमसीए पूल में तैराकी सीखनी चाहिए, क्योंकि वो गहरा है नहीं है भाई, सेफ है, क्योंकि वह सुरक्षित था। वो एक छोर से 9 फीट था और छोटे वाले छोर से 2 से 3 फीट था, उसके 2 से 3 फीट गहरा था। इसके विपरीत जो याकिमा नदी है वो काफी गहरी है और अनेक डूबने के मामले भी सामने आए हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें डूब भी चुके हैं याकिमा रिवर के अंदर। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला प्रश्न क्या है? सेकंड नंबर प्रश्न हम देखने वाले हैं कि व्हेन डगलस रियलाइज दैट ही वाज सिंकिंग हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। अब जब वो वाईएमसीए पूल में आए, वाईएमसीए पूल में एक बुली लड़का था, ये बुली बहुत मस्कुलर लड़का था। उसने क्या किया, उसने विलियम डगलस को उठाकर पानी में फेंक दिया। बट दैट द टाइम विलियम डगलस को तैरना नहीं आता था। दे आर ड्राउन्ड इन द वाटर, वो पानी में डूबने लगे। तब क्या हुआ, तब उन्होंने कैसे अपने आप को सेव किया? इन दैट टाइम हाउ ही सेव हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया, ये हमें बताना है। आंसर में आपको क्या लिखना है, मैं बहुत मजे से आंसर आपको बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में इस आंसर को लिख के आ पाए। क्या लिखना है आपको? व्हेन डगलस रियलाइज्ड, जब डगलस को लगा, जब विलियम डगलस को रियलाइज हुआ, उनको आभास हुआ दैट ही वाज सिंकिंग इनटू द डेथ, ही वाज सिंकिंग, वो डूबने लगे हैं। ही थॉट दैट व्हेन ही फीट वुड हिट एंड द बॉटम, उन्होंने सोचा कि जब वो उनको लगा कि मैं डूबने लगा हूं, ही वाज सिंकिंग, उन्होंने मन में थॉट किया, उन्होंने सोचा कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं बॉटम पर, नीचे तली पर एक जोर से जंप लगाऊंगा, हिट मारूंगा ताकि मैं उछल के ऊपर आ जाऊं। तो ये उन्होंने सोचा। तो उन्होंने सोचा कि व्हेन his feet would hit in the water, he would be make a big jump, बहुत लंबी जंप लगाई, नीचे बहुत धक्का मारेंगे ताकि वो ऊपर जंप लेके आ जाए। एंड कम टू द सरफेस, और वो सरफेस पर, तली पर आ जाए। एंड लाइज फ्लैट ऑन इट, एंड लाइज फ्लैट ऑन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। देन ही वुड अर्ली देन ही वॉज इजिली पैडल्स टू द एज ऑफ द पूल, और ताकि उनको लगे कि मैं बहुत तेज बॉटम पे मारूंगा और मैं इजिली सरफेस पे आ जाऊंगा और मैं तैर के एज पर, किनारे पर पहुंच जाऊंगा। ये उन्होंने अपने ब्रेन में प्लान बनाया, लेकिन एक्चुअल में ये प्लान फेल हो गया था। तो हम इसकी हिंदी भी आप देख सकते हो, आपको बहुत आराम से मिल जाएगी कि जब डगलस को लगा कि वे डूब रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि वे अपने पैर को, तली को नीचे छुड़ाएंगे ताकि एक लंबी छलांग, एक जंप मार पाएं और सतह पर वापस आ जाएं, ताकि वो सपाट लेट जाएंगे, ताकि वो सरफेस पर सपेट हो जाएंगे और आसानी से किनारे तक पहुंच पाएंगे। आसानी से वो तैरकर, थोड़ी बहुत स्विमिंग उनको आती थी, और पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है कि विच 2 इंसिडेंट्स डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्कैर्ड ऑफ वाटर। मतलब मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर में क्या बताया था कि ये जो चैप्टर है इसमें विलियम डगलस ने अपने पानी के डर से अपने भय को खत्म किया। अब भय क्यों हुआ उनको? क्योंकि उनके बचपन में 2 ऐसी घटनाएं हो गई थी, तब से उनको पानी से बहुत डर लगने लगा था। अब वो घटनाएं क्या घटनाएं थी, वही क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि विच 2 इंसिडेंट्स, वो क्या 2 इंसिडेंट्स थे दैट डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्कैर्ड ऑफ वाटर, जो डगलस को अर्ली लाइफ में उनको स्कैर्ड कर दिया, उनको डरा दिया पानी से। वो क्या 2 घटनाएं थी वो आपको बताना है। आंसर में वो क्या लिखना है? द फर्स्ट इंसिडेंट, पहली घटना क्या थी? अकर्ड व्हेन ही वाज 3 and 4 years old। ये पहली घटना जब हुई जब वो 3 और 4 साल के थे विलियम डगलस। उसके में क्या लिखा है कि एट द बीच इन कैलिफोर्निया, वो कैलिफोर्निया के बीच पर थे, अपने पापा के साथ वो कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे हमारे विलियम डगलस। अ स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड डगलस डाउन। क्या मतलब इसका? एक स्ट्रॉन्ग वेव आई, वेव का मतलब लहर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लहर आई जिसने विलियम डगलस के ऊपर से निकल गई, उनको डाउन कर दिया उस लहर ने। एंड ही वाज
एंड ही वॉज ब्यूड इन द वाटर, और पानी में बिल्कुल दब गए, वो पानी में बिल्कुल दब गए, उनके ऊपर से पानी निकल गया, इतनी नॉक्ड की उसको, उस जो वेव थी, वो जो लहर आई, उसने विलियम डगलस को ऊपर से बिल्कुल ढक लिया, पानी उनके ऊपर से निकल गया। उसके बाद क्या, उसके बाद लिखना है द नेक्स्ट इंसिडेंट अकर्ड एट द YMCA पूल। सिंपल वे में मैंने बताया आपको कि दो इंसिडेंट हुए थे। पहला इंसिडेंट जब ये 3 से 4 साल के थे, दूसरा इंसिडेंट जब हुआ तब ये YMCA पूल में गए, YMCA पूल व्हेन ही वाज 10 and 11 ईयर ओल्ड, जब वो 10-11 साल के थे। उसके बाद आप बिग बुली बॉय टॉस्ड हिम, और एक बिग बुली बॉय आया, एक बहुत मस्कुलर लड़का आया, उसने इनको टॉस कर दिया, सिक्के को छाला जाता है, वैसे इनको उछाल के स्विमिंग पूल में डाल दिया, इनटू द डीप एंड्स एंड द पूल, मतलब पूल के बहुत डीप एंड में, बहुत गहरे एंड में डाल दिया। ही वेंट ड्राउन्ड इन द बॉटम, और ये बहुत मतलब ये ड्राउन करते हुए डूबते हुए बॉटम में पहुंच गए। एंड ऑलमोस्ट ड्राउन इनटू द पूल, और ये ऑलमोस्ट ये डूबने ही वाले थे पूल में, लेकिन सौभाग्यवश ये बच गए। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं क्या है। इसकी हिंदी क्या होगी, आप देखो पहली बार कि पहली घटना कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर हुई जब 3 और 4 साल के वो थे। शक्तिशाली लहर ने डगलस को नीचे से गिरा दिया और अंदर उनके ऊपर से लहर निकल गई। ये आपने देख लिया, आप पूरी हिंदी को देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो आराम से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बट लास्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि हाउ डिड डगलस रिमूव हिज रिजुअल डाउट्स अबाउट द हिज फियर। जो विलियम डगलस थे उन्होंने स्विमिंग सीख ली, लेकिन उनको अपने डाउट्स को कैसे क्लियर करना था वो देखते हैं कि डगलस रिमूव्स हिज रिजुअल डाउट्स बाय स्विमिंग अक्रॉस द वार्म लेक्स एंड अपोजिट ऑफ द सोर्स एंड बैक्स, एंड ही सेज I shouted with Joyce and Gilbert Peaks returns and the ants echo I had conquered my fear and water। सिंपल वे में क्या है कि उन्होंने बहुत सारी लेक्स को तैरा, उन्होंने बहुत सारे वार्म लेक्स को तैरा, और YMCA रिवर थी वहां भी उन्होंने तैरा, बड़े बड़े डीप सैलो वहां पर गए वो, और वहां उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी विल पावर से पानी पर जीत हासिल कर ली। अब उनको पानी से डर नहीं लगता, वो कहीं भी तैर सकते हैं। तो इस कहानी में हमने बहुत आराम से सीखा कि अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर हमारे अंदर आग है, अगर हमारे अंदर विल पावर है, वी कैन क्रैक ईच एंड एवरीथिंग विच वी वांट। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं विच वी आर वांट। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आज की क्लास में आपके साथ मजेदार 3 चैप्टर्स को डिस्कस किया, रिवीजन कराया, स्पेशली मैंने आपका रिवीजन कराया। तो आज का रिवीजन कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताना। मैं मिलता हूं अगली बेहतरीन ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी लोग मस्त रहिए।